गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम एक नई क्लास लेकर हाजिर हुए हैं जिसका टॉपिक का नाम है रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स, या जिसको हम बोल सकते हैं कन्फ्यूज वर्ड्स। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने और बोलने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो आज हम ऐसे ही कन्फ्यूज्ड वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स। आज हम कन्फ्यूज वर्ड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अब देखिए आप, जब दो शब्दों का उच्चारण या वर्तनी मिलती जुलती होती है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है तो उन्हें कन्फ्यूज्ड वर्ड या रॉन्गली यूज्ड वर्ड कहा जाता है। यानी ऐसे दो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण और वर्तनी यानी देखने में तो वो मिलते जुलते लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें हम कन्फ्यूज वर्ड कहते हैं। जैसे देखना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी तो स्वीकार करना। और ये एक्सेप्ट होता है, इसका अर्थ होता है छोड़कर, यानी जिसमें डबल सी आ रही है उसका अर्थ होता है स्वीकार करना, और जिसमें अक्स आ रहा है उसका अर्थ होता है छोड़ना या छोड़कर। तो एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है छोड़कर। दोनों में उच्चारण तो सेम है लेकिन इनका अर्थ अलग है। यही होते हैं कन्फ्यूज वर्ड। आज हम जिन भी कन्फ्यूज वर्ड की बात करने वाले हैं, वैसे तो कन्फ्यूज वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, आप हमेशा पढ़ते रहो तब भी कम है, लेकिन आज हम जिन कन्फ्यूज वर्ड की बात करने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज वर्ड हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो ही पर्सन बार बार रिपीट होते हैं। आज हम बहुत सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज वर्ड है उनकी ही बात करने वाले हैं। उनके साथ हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखना, पहला ही वर्ड था इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, और EXCEPT एक्सेप्ट यानी होता है छोड़कर। दोनों शब्द को याद रखना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और एक्सेप्ट यानी छोड़कर। नेक्स्ट देखना, LOOS, लूज यानी क्या होता है, ढीला होता है, लेकिन LOS, लॉस यानी होता है खोना। दोनों को याद रखना, LOO आ जाए तो लूज यानी होता है ढीला, जैसे कोई स्क्रू ढीला है, और LOSE, लॉस यानी होता है खोना। दोनों याद रखना, LOOS लूज यानी ढीला, LOSE लॉस यानी खोना। आगे चलते हैं, दोबारा देखना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट यानी छोड़कर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो उदाहरण देख लो एक, आई एक्सेप्ट ऑल कंडीशन, आई एक्सेप्ट ऑल कंडीशन, मैं सारी कंडीशन को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट दिस वन, सिर्फ इस एक को छोड़कर। यानी कोई शर्त की बात होगी कि मैं सारी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट दिस वन, सिर्फ एक को छोड़कर। तो पहले में एक्सेप्ट लगा, दूसरे में EXCPT एक्सेप्ट लगा। दोनों याद हो चुके होंगे। आई एक्सेप्ट ऑल कंडीशन यानी मैं सारी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट दिस वन, सिर्फ एक को छोड़कर। नेक्स्ट है लॉस, ये हमने पढ़ लिया, लॉस यानी खो देना, लूज यानी ढीला। इनका भी एक उदाहरण देख लेते हैं, डू नॉट लॉस योर कीज, यानी डू नॉट लॉस योर कीज यानी इसमें खोने का अर्थ आ रहा है। और दूसरा देखना, माई शर्ट इज लूज, मेरा शर्ट कैसा है, ढीला है, तो इसमें आया लूज, इसमें कीज खोने के अर्थ में आया है लॉस। दोनों आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एडवाइस, बार बार पूछा जाता है, एडवाइस और एडवाइज। अब देखो, एक में तो आ रहा है C, एक में आ रहा है S, दोनों को याद रखना। एडवाइस यानी होता है सलाह और एडवाइज होता है सलाह देना। इन दोनों को अच्छे से याद करना। C वाला यानी मेन शब्द तो क्या है, एडवाइस है, एडवाइस से क्या बन गया, एडवाइज। एडवाइस यानी होता है सलाह और एडवाइज यानी होता है सलाह देना। ये एडवाइस है ना, ये तो एक नाउन है, और जो एडवाइज है वो है एक वर्ब।
अब आप इसको इस तरह से याद रख लेना, एडवाइज्ड, ये तो बेस फॉर्म है, लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी लगेगी ईडी, एडवाइज्ड हो जाएगा। अब देखो इसमें सी होता तो ईडी नहीं लग सकती थी, एस के ही ईडी लग रही है, तो एडवाइज्ड, एडवाइज्ड तो क्या है, एक वर्ब है, एडवाइस क्या है, एक नाउन है। तो एडवाइस नाउन है, उसका अर्थ तो होता है सलाह, लेकिन जब एडवाइस वो वर्ब बनती है तब उसका अर्थ हो जाता है सलाह है देना। दोनों याद हो गए होंगे, एडवाइस यानी सलाह नाउन है, एडवाइज यानी सलाह देना एक वर्ब है। देखो पहला उदाहरण देखो, आई नीड योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। यहाँ देखो एडवाइस एक नाउन के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन दूसरे में देखना, प्लीज़ एडवाइज मी, प्लीज़ मुझे सलाह दो, इसमें देखो एडवाइज एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ देखो लास्ट में आया ऑब्जेक्ट के तौर पर और नाउन के रूप में आया था, यहाँ प्लीज़ के बाद में डायरेक्ट एडवाइज आया है, ये एक वर्ब का काम कर रहा है। तो प्लीज़ एडवाइज मी, तो एडवाइस का अर्थ होता है सलाह और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। दोनों याद हो चुके होंगे। अब तक हमने 3 वर्ड पढ़े हैं, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, लॉस यानी खो देना, लूज यानी ढीला, एडवाइस यानी सलाह एक नाउन है और एडवाइस यानी सलाह देना एक वर्ब है। आगे चर्चा करते हैं थोड़ी और। अफेक्ट, देखो एक शब्द होता है अफेक्ट, अफेक्ट यानी होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट यानी होता है परिणाम। दोनों याद रखना, अफेक्ट, अफेक्ट यानी होता है प्रभाव डालना, कंप्यूटर में है ना अपने अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, और इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़े, परिणाम। दोनों शब्द याद रखना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, द वेदर अफेक्ट माई मूड, द वेदर यानी मौसम ने मेरे मूड पर प्रभाव डालता है, जो भी अर्थ निकल रहा है इसका। और आगे देखना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन का क्या परिणाम है। तो इफेक्ट का अर्थ होता है परिणाम, अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना। दोनों याद रखना, अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, इफेक्ट यानी परिणाम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक बार देखना, एक में तो है प्रिंसी तो सेम है, लास्ट में पल में दिक्कत है, PAL तो प्रधानाचार्य हो जाता है, PLE इसमें आ जाता है सिद्धांत, यानी P के बाद में A लगा दो तो प्रधानाचार्य, लेकिन PL के बाद में E लगाएं तो वो होता है सिद्धांत। अब देखो पहले प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य और ये मुख्य होता है स्कूल का, तो इसको मुख्य भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य या मुख्य, लेकिन जी इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, यानी अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें लगाते हैं ये प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल जिसमें PAL आता है, जबकि PLE प्रिंसिपल यानी होता है सिद्धांत। एक एग्जाम्पल देख लो, द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट, यानी प्रधानाचार्य जी कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन होनेस्टी इज ए गुड प्रिंसिपल, होनेस्टी क्या है, एक गुड प्रिंसिपल है, यानी गुड सिद्धांत है, अच्छा सिद्धांत है। तो आप दोनों याद हो चुके होंगे, जिसमें AL आता है उसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य, PLE आता है उसका अर्थ होता है सिद्धांत। एक होता है प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, एक होता है प्रिंसिपल सिद्धांत। अब तक हमने पढ़े एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, लूज यानी ढीला, लॉस यानी खोना, एडवाइस यानी सलाह नाउन है, एडवाइस यानी सलाह देना, अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, इफेक्ट यानी परिणाम, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, और जिसमें LE प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। सारे ही मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है देर, THEIR, देर यानी तो होता है उनका, एक आता है देर, ये दोनों आपने बहुत बार देखे हैं। THERE देर यानी तो वहाँ होता है, और THEIR देर यानी होता है उनका। अब देखो देर हाउस इज बिग, उनका हाउस बड़ा है, तो इसमें क्या लगा, THEIR देर यानी उनका। आई वेंट देर यस्टरडे, मैं वहाँ गया था कल, तो इसमें क्या आ गया, THERE। दोनों याद रखना, THEIR देर यानी उनका, THERE देर यानी वहाँ। नेक्स्ट है योर, योर यानी तो हम सब जानते हैं योर यानी तुम्हारा, लेकिन योर इसमें देखो बीच में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है UR। पहला तो है योर यानी तुम्हारा, दूसरा है UR, तो योर यानी तुम्हारा। देखो योर बुक इज हियर, तुम्हारी बुक यहाँ है,
इसका अर्थ तो सबको पता है, लेकिन यू जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसका अर्थ है यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। यू आर का अर्थ निकल रहा है तुम हो, यानी इसमें यू के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ रखी है, यू आर वेरी स्मार्ट। तो दोनों समझ चुके हैं योर और यू आर। एक होता है देन, एक होता है देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक होती है, टेंस में बहुत बार पूछा जाता है और बार बार इसके कारण कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं और अगर इसका ध्यान न दे तो कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखना, फर्स्ट देन यानी तो होता है तब और देन यानी होता है से। देन यानी तो होता है तब, देन यानी होता है से। अब देखो, फर्स्ट वी एट देन वी लेफ्ट। फर्स्ट वी एट जैसे हमने खाना खाया, पहले हमने खाना खाया, तब वी लेफ्ट, तब का अर्थ निकल रहा है। लेकिन दूसरा देखना, ही इज टॉलर देन मी। एक तो बात करते हैं अपन कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, हमेशा देन का प्रयोग होता है, यानी दो लोगों के बाद जब तुलना की जाती है वो होती है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है, न कि देन। इस देन का प्रयोग होता है। एक नो सुंदर वाले वाक्य होते हैं ना, नो सुंदर, नो सुंदर वाले वाक्य में भी देन का प्रयोग होता है, यानी इन दोनों में तो देन हमेशा आता है। और नो सुंदर वाला वाक्य पूछा जाता है उसमें हमेशा देखना चाहिए कि आगे देन है या नहीं है। तो ही इज टालर देन मी, ये एक कंपेरेटिव डिग्री क्वेश्चन है, तो इसमें टालर के आगे किसका प्रयोग कर दिया, देन का प्रयोग कर दिया। टाल में ई आर जुड़ा हुआ है इसलिए यह कंपेरेटिव डिग्री है, उसके आगे देन भी आया है। तो दोनों समझ में आ गए, देन यानी तब, देन यानी से। आगे चलते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है ना, यानी प्रशंसा। दूसरा होता है कम्प्लीमेंट, उसका अर्थ होता है पूरक। दोनों की स्पेलिंग याद रखना, कॉम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट। इसमें देखो ई आ रही है, इसमें सिर्फ आई आ रही है। जिसमें आई आ रही है उसका अर्थ तो है प्रशंसा और जिसमें ई आ रही है उसका अर्थ है पूरक। इसको आप ऐसे याद रख लेना, आई वाला कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, ये तो याद रह जाएगा। और कम्प्लीमेंट ई ग्रेड कब आती है, जब कोई सप्लीमेंट्री आ जाती है, ई ग्रेड आती है तो पूरक, पूरक परीक्षा लगती है ना, तो उससे याद रख लेना पूरक। तो कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा और ई वाला कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक। तो दोनों देख लेते हैं इसके उदाहरण। सी गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी प्रशंसा की, या गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे प्रशंसा में कुछ शब्द कहे या कैसे भी कुछ दिया होगा। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या निकल रहा है, प्रशंसा। लेकिन राइस कम्प्लीमेंट करी, दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्स है, उसका अर्थ निकल रहा है पूरक। तो दोनों याद रखना, पहला कॉम्प्लीमेंट है प्रशंसा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है पूरक। नेक्स्ट देखना, एक तो होता है डेजर्ट, अच्छा शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है। डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान और डबल एस आ जाए उसके अंदर तो डेजर्ट यानी होता है मिठाई। ये हमारे डेली रूटीन में काम आने वाला शब्द भी है कि डेजर्ट, डेजर्ट में एक एस आता है तो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट डबल एस आ जाए तो उसका अर्थ होता है मिठाई। यानी एक डेजर्ट का अर्थ है रेगिस्तान, दूसरे डेजर्ट का अर्थ है मिठाई। देखना, द डेजर्ट इज हॉट, रेगिस्तान कैसा है, हॉट है यानी गर्म होता है। दूसरा देखो, आई लव चॉकलेट डेजर्ट, मैं चॉकलेट वाली मिठाई पसंद करता हूँ। तो दोनों याद रह जाएंगे, एक एस आ रहा है तो रेगिस्तान, डबल एस आ रहा है तो मिठाई। डबल एस का अर्थ है ज़्यादा स्वीट है, डबल एस यानी स्वीट, ज़्यादा स्वीट है, ज़्यादा स्वीट है तो मिठाई है, कम स्वीट है तो रेगिस्तान है, ऐसे याद रख लेना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है, डबल एस वाले डेजर्ट का अर्थ होता है मिठाई। नेक्स्ट शब्द है साइट। साइट यानी क्या होता है, उल्लेख करना, और एस आई टी साइट यानी होता है स्थान। पहला देखना आप, ही साइटेड ए सोर्स, ही साइटेड ए सोर्स, उसने सोर्स का उल्लेख किया। विजिट द साइट, उसने उस स्थान का भ्रमण किया। तो दोनों का अर्थ याद रखना, सी आई टी ई अच्छा शब्द है, पूछा गया है। साइट यानी उल्लेख करना, एस आई टी ई साइट यानी स्थान, दोनों याद रखना। सी आई टी ई साइट यानी उल्लेख करना, एस आई टी ई साइट यानी स्थान, सी आई टी ई उल्लेख करना, एस आई टी ई स्थान। नेक्स्ट है स्टेशनरी और स्टेशनरी, पूछा गया है ये शब्द भी बार बार।
देख लो, स्टेशनरी स्टेशनरी क्या बिना इसमें ए आ रहा है, एन के आगे, इसमें एन के आगे ई आ रखी है। तो स्टेशनरी जिसमें ए आ रहा है वो तो होता है स्थिर, और स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, यानी ए आ रहा है वह स्थिर, ई आ रहा है वह लेखन सामग्री। तो पहले स्टेशनरी का अर्थ है स्थिर, दूसरे स्टेशनरी का अर्थ है लेखन सामग्री। देखो पहला उदाहरण देखना, द कार इज स्टेशनरी, ए आ रहा है तो कार क्या है, स्थिर है, कहीं स्थिर खड़ी है। आई बोट स्टेशनरी, मैं लेखन सामग्री लाया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेशनरी। तो पहले स्टेशनरी जिसमें ए आ रहा है उसका अर्थ होता है स्थिर, जिसमें ई आता है स्टेशनरी वह होती है लेखन सामग्री। यानी स्टेशनरी शॉप होती है ना, उसमें आता है ई, और स्टेशनरी जिसमें ए आता है उसका अर्थ होता है स्थिर। याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। पहला देखो WEATHER वेदर यानी मौसम होता है, और पहला देखो WEATHER वेदर यानी मौसम होता है। दूसरे में अगर यहाँ एच और आ जाए, WHETHER वेदर यानी हो जाए की क्या, यानी कंडीशनल सेंटेंस में हम लगाते हैं ना इफ या वेदर, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे प्रश्नवाचक की, उसमें इफ या वेदर लगता है वो होता है कि क्या, और वेदर यानी होता है मौसम। इस वेदर को याद रख लेना आप, WEATHER। नॉर्मल जो स्पेलिंग होती है वो तो होता है मौसम, लेकिन इसमें एच और आ जाए उसका अर्थ होता है कि क्या, और ये रिपोर्टेड स्पीच में काम आता है अपने। तो वेदर यानी मौसम, और एच वाले वेदर का अर्थ है कि क्या। एक बार देखना, द वेदर इज नाइस, आज का मौसम अच्छा है, जो भी अर्थ निकल रहा है वेदर इज नाइस, हमें पता चल रहा है देखने से कि मौसम की बात हो रही है, इसलिए हमने वेदर लगा दिया। आई डो नॉट नो वेदर ही विल कम, दोनों शब्द जुड़ गए ना, जोड़ने के लिए यूज में आया है वेदर की क्या। आई डोंट नो कि वेदर ही विल कम, मैं नहीं जानता कि कौन आया है। तो दोनों याद हो चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, एक तो होता है मोरल यानी नैतिक, ये तो सबको पता है मोरल यानी नैतिक, लेकिन एक होता है मोरल, इसका अर्थ होता है आत्मबल। यानी मोरल के आगे ई और जुड़ गया, उसका अर्थ हो गया आत्मबल। पहला मोरल का अर्थ है नैतिक, लेकिन अगर ई और लगा दें तो मोरल यानी आत्मबल, दोनों याद रखना, मोरल यानी नैतिक, मोरल यानी आत्मबल। उदाहरण देखना, द स्टोरी हैज़ ए मोरल, मोरल अपन लिखते हैं, नैतिक बात जो नीचे आती है मोरल आता है हर स्टोरी का, तो हर स्टोरी एक मोरल रखती है। और द टीम्स मोरल इज हाई, टीम का जो आत्मबल है वो कैसा है, हाई है। आपका आत्मबल यानी आपका मोरल भी हाई होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम को पास कर लूँगा, तब आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। यानी आत्मबल हमेशा हाई होना चाहिए। याद हो चुके हैं, मोरल यानी नैतिक, मोरल यानी आत्मबल। नेक्स्ट देखना, ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ यानी तो होता है सांस, और ब्रीथ यानी होता है सांस लेना। यानी ब्रीथ यानी तो एक सांस, और ब्रीथ यानी सांस लेना, यानी इसके आगे भी ई लगा रखा है। जैसे ही एडवाइस और एडवाइस था ना, उसी प्रकार है ब्रीथ यानी सांस, और ब्रीथ यानी सांस लेना। तो देखना उदाहरण, टेक ए डीप ब्रीथ, टेक ए डीप ब्रीथ, यहाँ ब्रीथ है वैसे भी नाउन का काम कर रहा है, तब आपको भी पता चल जाएगा उसमें वर्ब तो टेक थी, टेक ए डीप ब्रीथ तो ब्रीथ आएगा। लेकिन सांस लेने की बात करेंगे तो यहाँ वर्ब का काम करेगा, ब्रीथ स्लोली, तो यहाँ किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। ये तो आप देख लोगे, नाउन का काम करेगा तो लास्ट में आएगा वैसे भी, और वर्ब का काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ब्रीथ यानी होता है सांस, और ब्रीथ जिसमें ई लग जाए उसका अर्थ होता है सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड है बेर, BARE, बेर यानी होता है नग्न, BARE, बेर यानी क्या होता है, नग्न होता है। और BEAR, बियर यानी होता है सहन करना या जानवर, बियर यानी भालू होता है ना, वही जानवर, वो तो रहने दो, आप याद रखो बियर यानी सहन करना। देखो BARE, बेर यानी नग्न, BEAR, बेर यानी सहन करना। देखो ही वाक्ड बेर फुट, वह नंगे पाँव घूम रहा था, या वॉक यानी चल रहा था। आई कैन नॉट बियर द पेन, मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकता।
तो BAR बेर का अर्थ है नगन, और BEAR बियर यानी होता है सहन करना। नेक्स्ट है इंश्योर, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। ENSURE इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, अपन को पता है वैसे भी, लेकिन ई की जगह आई आ जाए, इंश्योर यानी होता है बीमा करना। इंश्योर तो आप याद रखना इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस में क्या आता है, आई आता है, तो इंश्योर यानी बीमा करना, दोनों याद रह जाएंगे। इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, और इंश्योर यानी बीमा करना, जिसमें आई यानी इंश्योरेंस वाला आ रहा है, उसका अर्थ तो होता है बीमा करना, और इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। देखो, प्लीज इंश्योर सेफ्टी, प्लीज जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कीजिए। आई इंश्योर्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक का बीमा कराया, दोनों याद हो गए। इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, और इंश्योरेंस वाला इंश्योर यानी बीमा करना। नेक्स्ट भी अच्छा है, क्वाइट, QUIET, क्वाइट यानी होता है चुप, और QUITE ये ई पहले आ जाए तो चुप, और बाद में आ जाए तो काफ़ी, दोनों याद रखना। QUIET क्वाइट यानी चुप, QUIT क्वाइट यानी काफ़ी। सेम है, एक में ई पहले आ रही है, एक में ई बाद में आ रही है। पहले आ रही है वो तो है चुप, बाद में ई आ रही है उसका अर्थ है काफ़ी। यानी क्वाइट यानी चुप होता है, और काइट यानी काफ़ी होता है। बी क्वाइट यानी चुप रहो, यहाँ चुप का अर्थ निकल रहा है। इट्स ए क्वाइट कोल्ड, आज इट्स ए क्वाइट कोल्ड यानी काफ़ी सर्दी है या काफ़ी ठंड है, तो दोनों याद रखना। QUIET क्वाइट यानी चुप, QUITE काइट यानी काफ़ी। अब एक और शब्द है एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन यानी होता है संकेत, और इल्यूजन, इल्यूजन यानी होता है भ्रांति, ये तो याद रह जाएगा। एक में ए है, एक में आई है, तो को देखो इसमें तो क्या है इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है भ्रांति, इल्यूजन पैदा करना यानी भ्रम पैदा करना, वो तो होता है इल्यूजन, और एल्यूजन होता है संकेत, दोनों याद रह जाएंगे। देखो, द पोइम इज एन एल्यूजन टू वार, यानी यह कविता एल्यूजन टू वार यानी वार की तरफ संकेत कर रही है, और इट वाज जस्ट एन इल्यूजन, यह तो सिर्फ एक भ्रम है, दोनों अच्छे शब्द हैं। एल्यूजन यानी होता है संकेत, इल्यूजन यानी होता है भ्रांति, दोनों को याद रखना। एल्यूजन यानी होता है संकेत, और इल्यूजन यानी होता है भ्रांति। नेक्स्ट है लेटर, LATER, लेटर यानी बाद में, और LETTER लेटर यानी दूसरा, लेटर यानी तो बाद में, और डबल टी आ जाए उसका होता है दूसरा, या पत्र भी तो होता है, तो लेटर यानी बाद में, लेटर यानी दूसरा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हमारे जब मोबाइल में कॉल करने के बाद में कोई संदेश आता है कई बार, उसी में यही लिखा हुआ आता है आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और इसमें देखो, ऑफ द टू द लेटर इज बेटर, इन दोनों में से जो दूसरा है वो क्या है, बेटर है, तो लेटर का अर्थ क्या होता है दूसरा, पहले लेटर का अर्थ क्या था बाद में, LATER लेटर यानी बाद में, LATTER लेटर यानी दूसरा। समझ आ चुका होगा, आगे चलते हैं। आज हम जितने भी वर्ड लेके आए हैं वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। तो नेक्स्ट है इलिसिट, इलिसिट क्या होता है, इलिसिट होता है प्राप्त करना, और इलिसिट यानी होता है अवैध, वही ई और आई वाला है। इलिसिट यानी तो होता है प्राप्त करना, और ILLICET इलिसिट यानी होता है अवैध। इलीगल से याद रख लेना, इसमें आई आ रहा है, इलिसिट में भी आई आ रहा है, तो अवैध, और इलिसिट यानी प्राप्त करना। अब देखो, द स्पीच इलिसिटेड अपोलोज, यानी उस स्पीच ने, अपोलोज यानी प्रशंसा, इलिसिट यानी प्राप्त की, उस स्पीच ने अपोलोज इलिसिटेड यानी अपोलोज यानी प्रशंसा प्राप्त की, तो इसमें प्राप्त करने का अर्थ निकला है तो इलिसिटेड, और ही वाज अरेस्टेड फॉर इलिसिट ट्रेड, वह इलिसिट यानी अवैध ट्रेड के कारण गिरफ्तार किया गया। दोनों के अर्थ समझ में आ गए। इलिसिट पहला इलिसिट यानी प्राप्त करना, और आई वाला इलिसिट का अर्थ है अवैध। नेक्स्ट देखो, एक है डिसइंटरेस्टेड, देखो डिसइंटरेस्टेड होता है उसका अर्थ होता है निष्पक्ष, और अनइंटरेस्टेड का अर्थ होता है रुचि नहीं। इंटरेस्ट यानी क्या होता है रुचि, देखो इंटरेस्ट यानी होता है रुचि, उसमें UN लगा दें
यानी उसका अनइंटरेस्टेड का अर्थ हो गया रुचि नहीं। यानी इंटरेस्टेड में अन लगाएं तो अनइंटरेस्टेड होता है और अनइंटरेस्टेड का अर्थ होता है रुचि नहीं। ये तो उसका विलोम हो गया। अब देखो लेकिन डिस लगा दें उसकी तो बन जाता है डिसइंटरेस्टेड, और डिसइंटरेस्टेड का अर्थ होता है निष्पक्ष। तो डिसइंटरेस्टेड का अर्थ होता है निष्पक्ष। अब देखो द जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड, यानी जज को कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। नॉट इन अनइंटरेस्टेड और रुचि नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड का अर्थ होता है निष्पक्ष और अनइंटरेस्टेड का अर्थ होता है रुचि नहीं। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। देखो इलिसिट वाला याद है आपको, इलिसिट यानी प्राप्त करना, इलिसिट यानी अवैध, डिसइंटरेस्ट यानी निष्पक्ष और अनइंटरेस्टेड यानी रुचि नहीं। नेक्स्ट देखो इंश्योर, अभी हमने पढ़ा था इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। अभी हमने पढ़ा था इंश्योर यानी तो क्या होता है, सुनिश्चित करना। और आई वाला इंश्योर का अर्थ था बीमा करना, लेकिन एक और शब्द होता है एश्योर। एश्योर का अर्थ होता है भरोसा दिलाना। देखो इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, आई वाले इंश्योर का अर्थ बीमा करना, और एश्योर ASSURE एश्योर यानी होता है भरोसा दिलाना। द ऑफिसर अश्योर्ड अस दैट ही विल इंश्योर सेफ्टी, यानी ऑफिसर ने उनको भरोसा दिलाया कि ही विल इंश्योर सेफ्टी, की सेफ्टी यानी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो दोनों याद रखना, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, एश्योर यानी भरोसा दिलाना, और आई वाले इंश्योर का अर्थ है बीमा करना। नेक्स्ट देखो साइट, ये भी हमने कुछ पढ़े हैं। SIGHT साइट यानी होता है दृश्य। ये साइट हमने पढ़ चुके हैं। SIT साइट यानी स्थान, और इस साइट का भी हम पढ़ चुके हैं CIT साइट यानी उल्लेख करना। तो एक और साइट है उसको भी याद रखना। देखो CIT साइट यानी उल्लेख करना याद है अपन को। SIT साइट यानी स्थान, बोलते हैं ना मैं उस साइट पे काम करता हूँ, वो ये साइट होता है SIT। और साइट यानी दृश्य यानी देखना, साइट वो होता है ना, तो साइट यानी होता है दृश्य। तो देखो इट वाज ए लवली साइट है, ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। साइट यानी दृश्य। विजिट द साइट यानी साइट का स्थान का भ्रमण किया। ही साइटेड ए रूल यानी रूल का उल्लेख के संबंध में आ रहा है साइटेड। तीनों याद हो गए। CIT साइट यानी उल्लेख करना, SIT साइट यानी स्थान, SIGHT साइट यानी दृश्य। अब एक वर्ड है रिस्पेक्टफुली, ये सबको पता है रिस्पेक्टफुली यानी आदरपूर्वक। एक होता है रिस्पेक्टिबल यानी क्रम में। देखो रिस्पेक्टफुली तो सबको होता है आदरपूर्वक, लेकिन रिस्पेक्टफुली क्या होता है, क्रम में। रिस्पेक्टिवली यानी क्रम में। आई बोर्ड रिस्पेक्टफुली, ये तो आदरपूर्वक की बात कर रहा है। लेकिन देखो राम एंड श्याम स्कोर 85 एंड 90 रिस्पेक्टफुली यानी क्रम में। राम और श्याम ने स्कोर किया 85 और 90 यानी क्रम में। दोनों ने क्रम से दिए हुए हैं कि राम ने तो 85 और श्याम ने 90 स्कोर किए हैं, रिस्पेक्टफुली यानी क्रम में। दोनों याद है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेट, बहुत अच्छा शब्द पूछा गया है। इमिग्रेट, इमिग्रेट यानी क्या होता है, देश छोड़ना। और IMMI इमिग्रेट यानी किसी देश में आना। दोनों को याद रखना। EMIGRAT इमिग्रेट यानी देश छोड़ना, और IMMIGRATE इमिग्रेट यानी किसी देश में आना। दोनों याद रह जाएंगे। सही शब्द है इमिग्रेट, यानी देश छोड़ने के लिए इमिग्रेट। इमिग्रेशन होता है ना, इमिग्रेशन यानी देश छोड़ना। इमिग्रेशन सर्टिफिकेट टाइप कुछ मान सकते हो। इमिग्रेशन होता है जब कोई देश में से बाहर जाता है, तो इमिग्रेट यानी देश छोड़ना। और IMM आ जाए तो वो होता है किसी देश में आना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो कैरियर, CARRER, कैरियर यानी तो होता है पैसा। और CARRIER, ये कैरियर यानी होता है वहन करने वाला। जो कैरी, CARRIE कैरी, कैरी यानी वहन, तो कैरियर यानी वहन करने वाला। और ये अपना वाला कैरियर होता है कैरियर यानी पैसा। दोनों याद रह जाएंगे। CARRER कैरियर यानी पैसा, और CARRIER कैरियर यानी होता है वहन करने वाला। अब एक है एक्सेस, ACCESS एक्सेस यानी पहुंच होता है, और एक्सेस यानी अधिकता। जब एक्स आ जाए तो उसका अर्थ होता है अधिकता। एक्सेस यानी तो होता है पहुंच, और एक्सेस यानी होता है अधिकता। दोनों याद हैं।
देखो दोबारा देख लो, इमिग्रेट यानी देश छोड़ना, IMM वाले का किसी देश में आना, कैरियर यानी पैसा, उस कैरियर का अर्थ है वहन करने वाला, एक्सेस यानी पहुंच, और अक्स आ जाए एक्सेस यानी अधिकता। नेक्स्ट देखना, बोर्न, सबको पता है बोर्न यानी जन्म लेना, लेकिन BORN और लगा दें तो बोर्न यानी सहन किया हुआ, बीयर यानी भी सहन करना था ना, तो उसी प्रकार ई लगा दें तो बोर्न के भी जब ई लगता है तो उसका अर्थ भी होता है सहन किया हुआ। ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फर्चर, FARTHER, फर्चर यानी दूरी की जब बात करें यानी कोई दूरी में आगे है तो फर्चर लगाओ। लेकिन FU ये पूछ जाता है, FURTHER, फर्चर यानी होता है अतिरिक्त या आगे, ये दोनों में आगे होता है, फर्चर यानी अतिरिक्त या आगे, ये फर्चर यानी दूरी में आगे। अब देखो, दिल्ली इज फर्चर देन जयपुर, दिल्ली क्या है, जयपुर से आगे है, दूरी की बात कर रहा है तो ए वाला लगाया, ए है ना दूरी में आगे सिर्फ। फॉर फर्चर डिटेल कॉन्टेक्ट मी, इसके अतिरिक्त कोई डिटेल चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। दोनों याद हो गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओनली दूरी की बात की जाए तो FARTHER लगाना, और FURTHER का अर्थ होता है अतिरिक्त या आगे। नेक्स्ट देखना, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन यानी तो मानव होता है, सबको पता है, लेकिन जब इसके आगे भी ई लगा दें तो ये बन जाता है दयालु। ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमैन यानी दयालु। देखो ही इज ए ह्यूमन, वह एक मानव, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज ए ह्यूमैन ऑफिसर, वह है एक दयालु ऑफिसर है, यानी इसमें ई ओ लग गया। सी इज ए ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव और ह्यूमैन यानी दयालु। नेक्स्ट देखना, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब यानी निर्धारित करना, और प्रोस्क्राइब यानी निषिद्ध करना, दोनों वर्ड याद रखना। प्रेस्क्राइब तो होता है निर्धारित करना और प्रोस्क्राइब होता है निषिद्ध करना, दोनों वर्ड याद रखना। प्रेस्क्राइब यानी निर्धारित करना, प्रोस्क्राइब यानी निषिद्ध करना, यानी प्रेस्क्राइब यानी निर्धारित करना, प्रोस्क्राइब यानी निषिद्ध करना। नेक्स्ट देखना, प्रीसीड, प्रीसीड यानी होता है पहले होना, और प्रोसीड यानी आगे बढ़ाना। प्रोसीड तो सबको याद है आगे बढ़ाना, और प्रीसीड या तो पहले होना। प्रीसीड यानी पहले होना, प्रोसीड यानी आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखना, पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल यानी तो निजी होता है, सबको पता है, लेकिन पर्सोनल जब डबल एन आ जाए और ई आ जाए, पर्सनल यानी होता है कर्मचारी। पर्सनल यानी निजी, पर्सोनल यानी कर्मचारी। याद रखना, पर्सनल यानी तो होता है निजी और पर्सोनल यानी होता है कर्मचारी। पर्सनल यानी तो होता है निजी और पर्सोनल यानी होता है कर्मचारी। स्पेलिंग देख लेना, पर्सनल की तो है PERSONAL और उसकी है PERSONNER। ER का अर्थ होता है कर्मचारी और NAL का अर्थ होता है निजी। नेक्स्ट देखना, मेटल, METAL, मेटल यानी धातु, सबको पता है, लेकिन जब METTLE, टी भी डबल हो जाए और एल के बाद में ए लगे तो उसका अर्थ होता है साहस। देखो मेटल यानी धातु और इस मेटल का अर्थ है साहस, दोनों याद रखना। मेटल यानी धातु और मेटल का अर्थ है साहस। ये लूज यानी ढीला, लॉस यानी हानि। ये देखो LOOS, लूज एंड ढीला हमने पढ़ चुके हैं। LOOS लॉस यानी हानि, और एक हमने पढ़ा था LOS लॉस या लॉस, जो भी आप बोलना चाहो, उसका अर्थ होता है खोना। अब देखो क्वाइट यानी शांत, QUIET, क्वाइट यानी शांत आप पढ़ चुके हैं। क्वाइट, क्विट हम बोलते हैं ना, क्विट कर दिया उसने, जो अमिताभ बच्चन वाला कौन बनेगा करोड़पति उसमें करते हैं ना क्विट, क्विट यानी छोड़ना। और QUIT इसके आगे ए लग जाए, उस क्वाइट का अर्थ काफ़ी, यानी इस QUIET क्वाइट यानी शांत, क्विट यानी छोड़ना, और जब QUITE क्वाइट यानी काफ़ी। तीनों शब्द याद रखना, क्वाइट यानी शांत, क्विट यानी छोड़ना, क्वाइट यानी काफ़ी। अब आगे चलते हैं। अब तक हमने बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज वर्ड की बात की है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड थे और बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें कौन कौन से वर्डों का यूज हुआ है।
ये सारे ही क्वेश्चन अब जो हम करने वाले हैं वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन का चयन करना है। ये प्रश्न तो सब में सेम सा ही प्रश्न रहता है कि सही ऑप्शन का चयन करना है। हम डायरेक्ट प्रश्न की बात करते हैं। ही सक्सीड इन लाइफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको उस लाइन का पूरा अर्थ आए, लेकिन आपको इतना अर्थ आ जाए कि आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सको। तो हम उसी प्रकार बात करने वाले हैं। ही सक्सीड इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ की बात कर रहा है। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी उसकी जो फिजिकल अपंगता है, यानी उसकी कोई फिजिकल कमजोरी है, उसके बावजूद भी उसने सफलता पाई है लाइफ में। तो इसमें ही सक्सीड इन लाइफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसने लाइफ में सफलता पाई है। तो के बावजूद इनमें से किसका अर्थ निकल रहा है? इन द इवेंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ, बट फॉर। अब इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसमें इसका ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है। उसने ही सक्सीड इन लाइफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी उसने इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, उसने फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद भी लाइफ में सफलता पाई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इन सब का अर्थ जान लेते हैं एक बार। इन द इवेंट ऑफ का अर्थ होता है यदि ऐसा हो। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ हमने पढ़ा इसके बावजूद। इन केस ऑफ का अर्थ है कि स्थिति में, और बट फॉर का अर्थ है यदि ऐसा न होता। चार वर्ड याद हो गए। इन द इवेंट ऑफ का अर्थ है यदि ऐसा हो। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है इसके बावजूद। इन केस ऑफ का अर्थ है कि स्थिति में, और बट फॉर का अर्थ था यदि ऐसा न होता। तो इसका अर्थ था इन स्पीड ऑफ, यानी उसने फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद भी सफलता पाई। क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ से स्टार्ट है। देखो, ही वाज एडवाइज्ड, यानी वर्ब आ रही है, टू मेक ए फ्यू इंक्वायरीज बिफोर द साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ही वाज एडवाइज्ड, यानी उसने एडवाइस दी होगी। मेक ए फ्यू यानी फ्यू इंक्वायरीज, यानी बिफोर द साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात हो रही है। उसमें जो इंक्वायरी जो अपन को लिखाते हैं कि इसमें ये शर्तें हैं, उसको उसने करने से पहले उसको पढ़ने की सलाह या उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी होगी। ऐसा कुछ इसका अर्थ निकल रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है डिस्क्रीट। क्या है? डिस्क्रीट, DISCREET। डिस्क्रीट यानी होता है सावधानीपूर्वक। तो यहाँ सावधानीपूर्वक इंक्वायरीज करने की सलाह दी गई है। तो इसका अर्थ था डिस्क्रीट। एक बार इनका अर्थ देख लेना आप। DISCREET, डिस्क्रीट यानी होता है सोच समझ कर या सावधानीपूर्वक। ये तो अपना सही विकल्प था। बाकी विकल्प क्या है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट, देखो इसमें एक ई आ रही है और आगे भी ई आ रही है। तो डिस्क्रीट यानी होता है अलग अलग। DISCREET, डिस्क्रीट यानी अलग अलग या पृथक। और डिस्कर्सिवली होता है इधर उधर की बात करते हुए। और डिस्पर्स होता है पैसे बांटना या भुगतान करना। चारों वर्ड याद रखना, और इस क्वेश्चन को तो याद रखना ही है। इसका अर्थ निकल रहा था डिस्क्रीट यानी सोच समझकर सावधानीपूर्वक। और इस डिस्क्रीट का अर्थ है अलग अलग या पृथक। डिस्क्रिप्शनली अर्थ था इधर उधर की बातें करते हुए। और डिस्पर्स का अर्थ था पैसे बांटना या भुगतान करना। तो यहाँ इंक्वायरीज की बात कर रहे थे कि जो इंक्वायरी है उसको सावधानीपूर्वक पढ़नी है साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले। तो इसका अर्थ था डिस्क्रीट। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप तो इन क्वेश्चनों के साथ साथ इनको वर्ड को थोड़ा थोड़ा याद करते जाएं, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखते जाएं। तो आपके एग्जाम में अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन आया तो वो तो आपका सही हो ही जाएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या था। फॉर ए सेगमेंट ऑफ ए जर्नलिस्ट नथिंग इज दे कैन डिस्क्रेडिट एनीवन एंड एवरीवन, यानी क्या दिया हुआ है। फॉर ए सेगमेंट ऑफ जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, सेगमेंट यानी होता है वर्ग, पत्रकारों के वर्ग के लिए नथिंग इज दे कैन डिस्क्रेडिट एनीवन एंड एवरीवन, वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। यानी पत्रकारिता वर्ग के लिए क्या नहीं है, नथिंग इज क्या नहीं है, इसका कोई अर्थ बताना था। तो इसमें स्केर्ड लिखा हुआ है, स्केर्ड लिखा हुआ है, सेक्रेड लिखा हुआ है और स्केर्स लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। देखना, सेक्रेड
SACRED सेक्रेड कि पत्रकारिता वर्ग के लिए कोई भी, यानी पत्रकार वर्ग के लिए कोई भी पवित्र नहीं है, वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं झूठी खबर के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन हो रहा था सेक्रेड यानी पवित्र। अब इन चारों ऑप्शन देखना। स्केर्ड, ये तो आप जानते हो, स्केर्ड यानी होता है घायल या चोटिल। स्केर्ड क्या होता है? घायल या चोटिल। और इस स्केर्ड का अर्थ होता है डराया हुआ। सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र और स्कार्स का अर्थ होता है दुर्लभ। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्केर्ड जब डबल आ रहा है तो उसका अर्थ होता है घायल या चोटिल। स्केर्ड जब एक आ रहा है उसका अर्थ होता है डराया हुआ। और सेक्रेड यानी पवित्र और स्केर्स यानी दुर्लभ। दोबारा देखना। स्केर्ड यानी घायल या चोटिल, स्केर्ड यानी डराया हुआ, सेक्रेड यानी पवित्र और स्केर्स यानी दुर्लभ। चारों वर्ड याद रखना। इसका अर्थ था पत्रकारिता वर्ग के लिए नथिंग इज सेक्रेड यानी कुछ भी पवित्र नहीं है। दे कैन यानी उनके लिए कोई भी रूल नहीं है, वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ था। तो स्केर्ड यानी घायल या चोटिल, स्केर्ड यानी डराया हुआ, सेक्रेड यानी पवित्र और स्केर्स यानी दुर्लभ। नेक्स्ट देखना। ऑल दीज चेक्स एंड कंट्रोल अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग, यानी चेक्स एंड कंट्रोल यानी जितनी भी जांच होती है और नियंत्रण होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? इंटेलिजेंट थिंकिंग यानी बुद्धिमत्ता के विरुद्ध होता है। अर्थ क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मिलिटेट। ऑप्शन नंबर ए है ऑल द चेक्स एंड कंट्रोल मिलिटेट अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग, यानी जितने भी जांच और नियंत्रण होते हैं वो इंटेलिजेंट थिंकिंग के खिलाफ होते हैं, विरुद्ध होते हैं। बाकी वर्ड देखते हैं। देखो, मिलिटेंट ये एक शब्द होता है, हमेशा इसी प्रकार यूज होता है। मिलिटेट अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध कार्य करना या बाधा डालना। तो मिलिटेट अगेंस्ट हमेशा साथ में आता है। इसका अर्थ होता है किसी के विरुद्ध कार्य करना या बाधा डालना। दूसरा देखो, मिलिव, MILLIEU का अर्थ होता है सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण। मिलिगेट, मिलिगेट होता है किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना, जैसे दर्द या समस्या। और मिटोसिस, मिटोसिस का अर्थ था जैविक प्रक्रियाएं जिसमें कोशिकाएं विभाजित होती है, वो मिटोसिस कहलाता है। चारों वर्ड ये तो अलग ही था। मिटोसिस क्या होता है? जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं विभाजित होती है। और इस मिलिगेट का अर्थ था किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना, जैसे दर्द या समस्या। मिलिव था सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, लेकिन मिलिटेट अगेंस्ट था किसी के विरुद्ध कार्य करना या बाधा डालना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल द चेक्स एंड कंट्रोल मिलिटेट अगेंस्ट फ्री एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग। अब देखो, ये शब्द चारों आपको हार्ड लग रहे हैं, हर में हार्ड लग रहे हैं, तो इनमें तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन के आंसर क्या क्या हैं। बाकी जो शब्द हैं उनके जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो तो मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। बाकी आपको उतने ज़्यादा याद न रहेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने जो शुरू में जो इतने भी वर्ड किए थे वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनते हैं, चाहे कैसी भी एग्ज़ाम, चाहे इजी एग्ज़ाम थी चाहे हार्ड एग्ज़ाम थी। आगे चलते हैं। ये देखो, हाँ, द कंपनी कैन रिफ्यूज टू ए प्रॉपर्टी दैट डज नॉट हैव ऑटोमेटिक लॉक। ये हमारा पढ़ा हुआ है। द कंपनी कैन रिफ्यूज, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया यानी मना कर दिया। कौन सी? ए प्रॉपर्टी दैट डज नॉट हैव ऑटोमेटिक लॉक, जिसकी प्रॉपर्टी की कोई ऑटोमेटिक लॉक न हो, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है। तो इसने कंपनी ने क्या करने से मना कर दिया? देखो, इंश्योर, इंश्योर का अर्थ तो क्या था? सुनिश्चित। कंपनी ने सुनिश्चित करने से मना कर दिया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। दूसरा देखो, ENSUE, इसका होता है इंशु यानी किसी के बाद में होना। इंसुलेट यानी ढकना या गर्मी ठंड से बचाना। एक हमने पढ़ा था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। कंपनी ने रिफ्यूज यानी इंश्योरेंस बीमा करने से मना कर दिया उन प्रॉपर्टी के दो डज नॉट हैव ऑटोमेटिक लॉक्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंश्योरेंस वाला। देखो, इंश्योर यानी होता है बीमा करना,
इंसुलेटेड यानी होता है ढकना या गर्मी ठंड से बचाना, इंश्योर यानी होता है सुनिश्चित करना, और इंश्योर होता है किसी के बाद होना जैसे परिणाम स्वरूप। यानी हमारे दो वर्ड थे, एक तो इंश्योर था बीमा करना, एक था इंश्योर सुनिश्चित करना। उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो ऑप्शन तो और ऐसे ही दे दिए जाते हैं, तो इन दोनों वर्ड को याद रखना था। तो इसमें कंपनी देखो इंश्योर सुनिश्चित करने की बात तो कही नहीं गई थी, इसमें इंश्योर बीमा की बात की गई है, इसलिए इसका अर्थ था इंश्योर यानी बीमा करना। कंपनी ने बीमा करने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, द नोटिस ऑन द वॉल सेड। क्या लिखा हुआ है? द नोटिस ऑन द वॉल सेड द फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड एंड रिटर्न टू दिस ऑफिस। नोटिस ऑन द वॉल यानी दीवार पर कोई नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म को कंप्लीट करना है और वापस ऑफिस में जमा करवाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रोस्टेट, प्रोस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड और प्रेस्क्रिप्टिव। ये देखो पहला ऑप्शन था प्रोस्टेट। प्रोस्टेट यानी तो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, अपन पढ़ते हैं ना वो विज्ञान के अंदर, तो वो तो प्रोस्टेट ग्रंथि था, इसलिए ये तो डायरेक्ट कट गया, ऐसा कोई शब्द नहीं था। हमने 2 शब्द पढ़े थे, एक तो प्रोस्क्राइब्ड पढ़ा था, एक प्रेस्क्राइब्ड पढ़ा था। तो प्रेस्क्राइब्ड क्या पढ़ा था? जो पहले से तय है या निर्धारित किया गया हो। और प्रोस्क्राइब्ड क्या पढ़ा था? अवैध यानी जो प्रतिबंधित या अवैध हो। और इस प्रेस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है नियम बताने वाला या सुझाव देने वाला। तो तीनों वर्ड याद हो गए हमें। देखो प्रेस्क्राइब्ड जो पहले से तय या निर्धारित किया गया हो, प्रेस्क्रिप्टिव यानी नियम बताने वाला या सुझाव देने वाला, और प्रोस्क्राइब्ड था जो प्रतिबंधित या अवैध हो। और प्रोस्टेट तो एक ग्रंथि होती है। यानी देखो प्रोस्क्राइब्ड अवैध वाला तो इस फॉर्म में कुछ आने वाला नहीं है, 2 बच गए, प्रेस्क्राइब्ड और प्रेस्क्रिप्टिव। तो देखो कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, यानी कोई फॉर्म होगा जो पहले से निर्धारित होगा, उसका फॉर्मेट, उसको कंप्लीट करना है और वापस ऑफिस में जमा कराना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर था प्रेस्क्राइब्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रेस्क्राइब्ड। यानी द नोटिस ऑन द वॉल, दीवार पर नोटिस लगा हुआ था कि द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म यानी जो पहले से तय है या वो जो निर्धारित फॉर्म है उसको कंप्लीट करके वापस ऑफिस में जमा कराना अनिवार्य है। याद हो गया? प्रेस्क्राइब्ड यानी जो पहले से तय है या निर्धारित किया गया हो, प्रेस्क्रिप्टिव यानी नियम बताने वाला या सुझाव देने वाला, और प्रोस्क्राइब्ड है जो प्रतिबंधित या अवैध हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था मोस्ट रिलीजियस यानी धार्मिक या रिलीजन फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक। यानी मोस्ट रिलीजन यानी लगभग धर्म फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, फेस्टिवल यानी त्योहारों के स्पेसिफिक, क्या त्योहारों के ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हर धर्म फॉलो करता है, ऐसा कुछ है। तो इसमें देखना राइट्स, साइट्स, रोट, राइट्स, अच्छा प्रश्न है। तो आपको देखना है ज़्यादातर जो धर्म होते हैं वो फॉलो करते हैं फेस्टिवल स्पेसिफिक, यानी जो भी त्योहारों के रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उसका अर्थ निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए राइट्स, RITES। राइट्स यानी होता है धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज। याद रखना RITES राइट्स यानी धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज। और RIGHTS ये तो वो बताया है राइट्स यानी होता है अधिकार। ROT रोट यानी होता है रटकर सीखना, जैसे रोट लर्निंग। और WRITES राइट यानी तो लिखना, ये तो एक वर्ब है। देखो इसमें राइट हैंड तो क्या था, एक WRITE राइट हैंड लिखना, एस लगा हुआ है, एक वचन वर्ब थी, तो ये तो वर्ब थी, यहाँ वर्ब तो आनी नहीं थी, तो इसलिए ये तो कट गई। अब बच गए ये 3। राइट्स यानी अधिकार होता है RIGHTS राइट यानी अधिकार की बात नहीं कही गई है। रोट यानी रटकर सीखने की बात तो थी नहीं, इसमें थी कि मोस्ट रिलीजन यानी ज़्यादातर धर्म फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक यानी जो स्पेशल होते हैं ना त्योहारों के जो रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसमें था राइट्स RITES राइट्स यानी होता है धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू वॉक एनी क्लेमिंग दैट ही वाज टायर्ड। यानी लिटिल बॉय ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया टू वॉक यानी चलने से, क्लेमिंग दैट ही वाज टायर्ड कि वह थक गया, ऐसा कुछ। एनी क्या आ रहा है,
यानी उसने आगे चलने से मना किया होगा कि वह थक चुका है, इसलिए लिटिल बॉय यानी छोटे लड़के ने मना कर दिया होगा। ये हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था, आ भी गया है। देखो फार यानी तो होता है दूर। ये देखो FARTHER फार्चर, FARTHEST फारचेस्ट। फारचेस्ट तो क्या होता है, सबसे दूर, कि उसने सबसे दूर चलने से मना कर दिया। फारचेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो फारचेस्ट तो क्या होता है, सबसे दूर, ये कट गया। फार यानी दूर, ये भी कट गया। अब दो वर्ड पढ़े थे मैंने, फर्चर और फर्चर, FARTHER और FURTHER। अब देखो इस फर्चर का अर्थ तो था आगे चलने से मना कर दिया, यानी दूरी के लिए आता है, ये सिर्फ दूरी के लिए आता है। यानी देखो फर्चर यानी होता है आगे, मुख्यतः भौगोलिक दूरी के लिए आता है फर्चर। जैसे दिल्ली जयपुर से दूर है, उसी प्रकार यानी दूरी बताता है। लेकिन लिटिल बॉय ने एनी क्लेमिंग दैट ही वॉज टायर्ड, यानी वह मानसिक रूप से भी थक चुका है या भावनात्मक रूप से और भौतिक दोनों ही रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि उसने आगे चलने से मना कर दिया। यानी उसकी भावना ये है कि वह थक चुका है और भौतिक अर्थ यह है कि वह आगे नहीं चल सकता। तो FURTHER इसका अर्थ होता है आगे। आगे तो होता है लेकिन किस अर्थ में होता है, भावनात्मक और भौतिक दोनों अर्थों में हमें यूज में लेना हो तो FURTHER का यूज करते हैं। वैसे इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है अतिरिक्त। तो यहाँ भावनात्मक और भौतिक दोनों अर्थों की बात थी आगे चलने की, तो इसमें अर्थ था ए, द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू वॉक एनी फर्चर क्लेमिंग दैट ही वाज टायर्ड, यानी वो भावनात्मक और भौतिक दोनों अर्थों में आगे चलने से मना कर दिया। तो इसमें था ऑप्शन नंबर ए, FURTHER। FARTHER कब लगता है, जब आगे की बात हो, सिर्फ ओनली दूरी की बात हो। और फारचेस्ट तो था सबसे दूर। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, आई एम नॉट टू स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद एक हॉट कॉफ़ी। तो आई एम नॉट क्या है इसका अर्थ, ऐसा कुछ अर्थ आपको लग रहा होगा। अब देखो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है अवार्स। ये देखो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है AVERS। अवार्स यानी होता है विरोध में होना या नापसंद करना। ये जो भी इसने कहा है, इसने कहा है कि मुझे डिनर के बाद एक हॉट कप कॉफ़ी पीना पसंद है, लेकिन अवार्स का अर्थ होता है नापसंद करना या विरोध में होना। लेकिन इसने दिया है यहाँ नोट, आई एम नॉट अवार्स, आई एम नॉट अवार्स, कि मैं नापसंद नहीं करता हूँ, यानी ये पॉजिटिव बन रहा है अपने आप ही कि मैं पसंद करता हूँ एक हॉट कॉफ़ी पीना आफ्टर डिनर के बाद। अगर नोट नहीं होता तो ये इसका अर्थ नेगेटिव निकल जाता, लेकिन अगर नोट दिया हुआ है तो इसका अर्थ अपने आप पॉजिटिव, नोट है तो पॉजिटिव बन गया कि नोट अवार्स यानी ना पसंद करना नहीं, यानी तो पसंद करना। तो आई एम मैं पसंद करता हूँ एक हॉट कप को पीना डिनर के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, अवार्स। देखो अवार्ड का अर्थ क्या था, टालना। एडवर्ट यानी होता है ध्यान दिलाना या विज्ञापन देना, एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वही है एडवर्ट। और एडवर्स होता है प्रतिकूल। सारे याद रखना, एडवर्ट यानी टालना, एडवर्ट यानी ध्यान दिलाना या विज्ञापन देना, एडवर्स यानी प्रतिकूल। लेकिन यहाँ जब ये पसंद नापसंद की बात आए उसमें आता है अवार्स, AVERSE। मैं पसंद करता हूँ एक हॉट कप को पीना डिनर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द weary commuters थ्रो देयर इवनिंग न्यूज़पेपर व्हील वेटिंग फॉर द ट्रेन। द weary commuters क्या होते हैं, थके हुए ट्रेन यात्री, यानी द weary commuters यानी थके हुए ट्रेन यात्री, थ्रो देयर इवनिंग यानी शाम के समय, न्यूज़पेपर व्हील वेटिंग द ट्रेन यानी थके हुए यात्री जब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो इवनिंग में वो न्यूज़पेपर को क्या कर रहे थे, इसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो इसमें देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, रिफल्ड, RIFFLED, रिफल्ड यानी पन्ने पलटना। थके हुए ट्रेन यात्री शाम के समय जब वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रहे थे, यानी हल्के हल्के पलट रहे थे ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। तो रिफल्ड यानी होता है देखो पन्ने पलटना या हल्के से उलटना।
ये रिप्ट था। रिप्ट यानी होता है फूट या दरार। रिप यानी होता है संगीत का टुकड़ा, यहाँ गलत संदर्भ में लिया गया है। और रिपल्ड होता है जल्दी जल्दी खोजना। अक्सर चोरी के उद्देश्य से बात की जाए तब रिपल्ड आता है। तो RIPLED रिपल्ड यानी होता है जल्दी जल्दी खोजना, चोरी के उद्देश्य से। रिप यानी संगीत का टुकड़ा, रिप्ट यानी फूट या दरार। अब देखो रिपल्ड और रिपल्ड, एक में डबल ऐप आ रहा है, एक में एक ऐप आ रहा है। एक ऐप का अर्थ है जल्दी जल्दी खोजना यानी चोरी के उद्देश्य से, और रिपल्ड होता है पन्ने पलटना, हल्के हल्के धीरे धीरे जब पन्ने पलटे जाते हैं तो उसका अर्थ आता है रिपल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना, दोनों वर्ड याद रखना, रिपल्ड और रिपल्ड, एक में एक ऐप और एक में दोनों ऐप, दोनों याद रखना। पहला रिपल्ड का अर्थ है जल्दी जल्दी खोजना, चोरी के उद्देश्य से। दूसरा रिपल्ड का अर्थ है पन्ने पलटना, हल्के से उलटना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, द ऑफिसर नोटिस्ड ए मास्क्ड मैन कमिंग आउट ऑफ द बैंक। इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ऑफिसर ने नोटिस किया कि ए मास्क लगाया मैन कमिंग आउट ऑफ द बैंक, कि एक मास्क लगाया हुआ व्यक्ति बैंक की तरफ आ रहा है। तो देखो कौन हो सकता है, सेफ्टी ऑफिसर, वॉचमैन तो चौकीदार होता है, लेकिन वॉचमैन के आगे ऑफिसर नहीं लगता। वॉचमैन ऑफिसर ऐसे थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते। इमरजेंसी ऑफिसर, यहाँ बैंक की बात हो रही है, इमरजेंसी कोई ऑफिसर नहीं होता। सेफ्टी की बात हो रही है, ये सेफ्टी ऑफिसर तो वहाँ होता है जो अपने कोई कंपनी हो वहाँ कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए होता है। तो यहाँ क्या होता है, एक वो जो गार्ड होता है बैंक में उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर ऑफिसर नहीं होता आगे तो वॉचमैन भी आ जाता, क्योंकि वो वॉचमैन ही होता है, लेकिन ऑफिसर दिया हुआ है तो उसके पीछे लगेगा सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिक्योरिटी ऑफिसर। देख लो, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है एक सामान्य और सही पदनाम होता है। इमरजेंसी ऑफिसर होता है अलग अलग जिम्मेदारी होती है। सेफ्टी ऑफिसर औद्योगिक या कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए होता है। वॉचमैन सही होता अगर ऑफिसर न होता, वॉचमैन ऑफिसर हम नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, देख के सही आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 था, सी हरसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। उसने नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है। तो अपने उस चीज़ के अनुसार ढालने को क्या बोलते हैं, अडेप्टेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, अडेप्टेड यदि होता है किसी चीज़ के अनुसार खुद को ढालना, और अडोप्टेड होता है अपनाना। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इन्हीं दोनों के बारे में पूछा गया था। ये एप्ट तो क्या उपयुक्त होता है, ये तो यहाँ आना नहीं था। ये अडेप्ट होता है किसी कार्य में कुशल या बहुत कुशल, ये एक एडजेक्टिव है। बात थी यहाँ इन दोनों शब्दों की, एक तो होता है अडोप्टेड, एक होता है अडेप्टेड, एक में ओ एक में ए। अडोप्टेड आएगा या अडेप्टेड आएगा, अगर कोई बच्चा अपना रहे हैं, कोई नीति को अपना रहे हैं, जैसे कोई बच्चा गोद ले रहा है तो वो तो होता है अडोप्टेड, ओ आएगा। लेकिन किसी चीज़ के अनुसार खुद को ढालने का जब अर्थ निकले तो वो होता है अडेप्टेड। इंपॉर्टेंट शब्द है अडेप्टेड, यानी किसी चीज़ के अनुसार खुद को ढालना, और अडोप्टेड होता है अपनाना, जैसे बच्चा अपनाना या कोई नीति अपनाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज़ वेरी, क्या आना है, ही इज़ वेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ही इज़ वेरी डिसेंट। हम बोलते हैं ना ही इज़ वेरी डिसेंट, यानी वह बहुत शिष्ट है या सभ्य है। देखो डिसेंट यानी होता है शिष्ट या सभ्य। दूसरा डिसेंट का अर्थ होता है असहमति, एक नाउन है और वर्ब भी है डिसेंट। और तीसरा डिसेंट का अर्थ होता है वंश या अवरोह है। और चौथा डिसेंट का अर्थ होता है नीचे आना। चारों ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, छोटा सा वाक्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो डिसेंट, DECENT, डिसेंट यानी होता है सभ्य, यही ऑप्शन था, ही इज़ वेरी डिसेंट। दूसरा DISSENT, डिसेंट यानी होता है असहमति। और DESCENT, डिसेंट यानी होता है वंश या अवरोह है। और डिसेंड, डी आ जाए लास्ट में, वो होता है नीचे आना।
डी से डाउन यानी नीचे आना, तो डिसेंड यानी तो नीचे आना। ये डिसेंट याद रखना वंश या अवरोह है। इस डिसेंट का अर्थ होता है असहमति और इस डिसेंट का अर्थ होता है शिष्ट या सभ्य। तो ही इज वेरी, इसका एक ही अर्थ निकल रहा था कि वह सभ्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था, ही इज वेरी डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हिज मदर वाज एंड हर्टी टिल यस्टरडे व्हेन शी सडनली डाइड। हिज मदर वाज, इसका अर्थ तो हमें बाद में देखना है। हर्टी टिल यानी स्वस्थ थी, यस्टरडे कल तक, व्हेन शी सडनली डेड, उसकी माँ जो स्वस्थ थी उसकी अचानक से डेथ हो गई है। तो देखो इसका अर्थ निकल रहा है उसकी माँ कल तक स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। हर्टिटी यानी स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। तो यहाँ भी इसका भी कोई ऐसा ही नाम एंड दे रखा है, दोनों नाम स्वस्थ और तंदुरुस्त के बारे में दिया हुआ होगा। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, HALE। हेल यानी होता है स्वस्थ या हर्टिटिल, दोनों का अर्थ एक साथ निकल रहा था। उसकी माँ स्वस्थ और तंदुरुस्त थी लेकिन कल उनकी अचानक से मौत हो गई। तो HALE स्वस्थ या तंदुरुस्त। देखो हील तो अपन सबको पता है, हील यानी तो क्या होता है एडी होती है। HAIL हेल यानी क्या होते हैं ओले या अभिवादन करना। HALE हेल यानी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सकता है। हील यानी होता है ठीक होना। तो इसमें इम्पोर्टेंट था हेल, HALE हेल था, एंड दे रखा था तो स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो इसमें देखो हील यानी एडी, HAIL है ओले अभिवादन करना, HALE हेल यानी तंदुरुस्त और हील यानी ठीक होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, HALE हेल यानी स्वस्थ या तंदुरुस्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइस इज द फूड ऑफ बंगालीज। राइस इज द फूड ऑफ बंगालीज। राइस जो चावल है वो बंगालियों का फूड है, ये क्या है? हमें पता था प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अपने दो नाम पढ़े थे, उन्हीं के बारे में ये प्रश्न आया। देखो ये प्रिंसिपल तो डबल ये सा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। ऊपर वाले दोनों अक्षर थे, एक तो प्रिंसिपल था एक प्रिंसिपल था। तो राइस क्या है? क्या सिद्धांत है क्या बंगालियों का? नहीं, राइस है जो मुख्य भोजन है बंगालियों का। तो मुख्य या प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो वो है प्रिंसिपल। जैसे ऑप्शन नंबर ए जिसमें AL आता है, प्रिंसिपल यानी होता है प्रधानाचार्य या मुख्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। देखो प्रिंसिपल यानी प्रमुख जैसे प्रधानाध्यापक या मुख्य चीज, और प्रिंसिपल होता है नैतिक या वैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था कि राइस इज द प्रिंसिपल फूड ऑफ बंगालीज, यानी जो चावल है वो मुख्य भोजन है बंगालियों का। ये भी हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, ही मैनी एग्जाम्पल्स, क्या दिया हुआ है? ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स। उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए सपोर्ट यानी अपने आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में, यानी उसने बहुत सारे एग्जाम्पल का उल्लेख किया होगा। तो उल्लेख करना का हमने पढ़ा था CIT, साइट यानी उल्लेख करना। तो यहाँ साइटेड दे रखा है, वर्ब आएगी। ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो साइटेड यानी होता है उल्लेख करना या हवाला देना। ये साइट यानी तो था दृश्य या देखना, साइटेड यानी देखना, और साइटेड यानी स्थान देना। साइट यानी स्थान होता तो ये वर्ब आनी थी यहाँ तो। और साइट यानी तो था जगह। देखो साइट यानी जगह था, नाउन का यूज़ करता है, यहाँ आनी नहीं थी। और साइटेड इसका इसी का ये था साइटेड, तो इसका अर्थ था स्थान देना, तो इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा था। साइटेड यानी देखना तो नहीं निकल रहा था, यहाँ आ रहा था उल्लेख करना। ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल का उल्लेख किया सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, साइटेड उल्लेख करना या हवाला देना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिज वाज गार्डनिंग। गार्डनिंग क्या होती है? बागबानी उसका क्या है? बागबानी उसका शौक है या उसकी हॉबी रही होगी, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया अवोकेशन। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है, अवोकेशन। अवोकेशन क्या होता है? अवोकेशन होता है शौक या हॉबी। तो हिज अवोकेशन यानी उसकी हॉबी क्या है? वाज गार्डनिंग यानी बागबानी उसकी हॉबी है।
फिर ऑप्शन देखना वोकेशन। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन तो होता है पेशा या व्यवसाय। और वैकेशन क्या होता है? वैकेशन होती है अवकाश या छुट्टियां। वैक्सीनेशन तो सबको पता है, वैक्सीनेशन तो होता है देखो टीकाकरण। ये कट गया था। वैक्सीनेशन टीकाकरण है। वैकेशन का अर्थ क्या होता है? अवकाश या छुट्टियां। और वोकेशन यानी क्या होता है? पेशा या व्यवसाय। लेकिन यहाँ था हिज अवोकेशन, यानी उसका शौक क्या है? गार्डनिंग यानी बागबानी। तो ही अवोकेशन यानी हिज अवोकेशन वाज गार्डनिंग। तो यहाँ हॉबी के बारे में अर्थ दिया गया था, तो अवोकेशन सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अवोकेशन यानी होता है हॉबी, वैकेशन यानी पैसा या व्यवसाय, और वैकेशन यानी अवकाश या छुट्टियाँ, और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। यहाँ देखो, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फ्यूचर। आपको पहले पहले क्वेश्चन का जवाब देना है बिफोर, आगे बढ़ने से पहले। वही आगे बढ़ने वाली बात आ रखी है। देखो यहाँ फैटर यानी तो होता है मोटा। फैटर वैसे भी कंपेरेटिव डिग्री है, कट गया। फर्चेस्ट यानी सबसे दूर, सबसे दूर की यहाँ कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये भी कट गया। वही फर्चर और फर्चर अपना दोनों वही शब्द हैं। देखो एप ए वाला तो होता है, उसमें तो दूरी की बात की जाती है आगे के लिए। बाकी आगे के लिए और अर्थ में आगे और अतिरिक्त की बात हो, देखो ऐप यू आर वाले में क्या होता है? आगे की बात हो, अतिरिक्त की बात हो, अधिक की बात हो, जब विचारों, कार्यों या समय की बात हो, यानी भावनाओं की भी बात साथ में हो सकती है, उनमें लगाते हैं ऐप यू आर टी एच ई आर। यानी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बिफोर यू प्रोसीड फ्यूचर। यानी पहले क्वेश्चन से आगे जाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो यहाँ आगे की बात तो हो रही है, लेकिन दूरी की उतनी बात नहीं हो रही थी, तो ऑप्शन में इसमें ए सही है। एप यू आर टी एच ई आर फर्चर यानी आगे या अधिक। जब बात विचारों या कार्यों या समय की हो तब लगाते हैं एप यू आर वाला। और एप ए आर वाला कब आएगा? जब दूरी की बात हो कि जयपुर दिल्ली से दूर है, दिल्ली जयपुर से दूर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वी हैड टू पे द टैक्सी मोर बिकॉज ही ब्रोट अस बाय मोर रूट। यानी वी हैड टू पे द टैक्सी मोर, हमने टैक्सी वाले को और भी ज़्यादा पैसे देने पड़े। बिकॉज यानी क्योंकि, ही ब्रोट वह लाया था, अस बाय मोर यानी वह किसी गलत रूट से लाया होगा या घुमा घुमा के लाया होगा, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो ये है सर्कुटस। ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्कुटस। ये सर्कुटस होता है गोल मोल यानी घुमावदार या अप्रत्यक्ष रास्ता। यानी कई बार टैक्सी वाले ऐसे ही घुमाते रहते हैं इधर उधर और कहते हैं इतना आपका मीटर चल गया, इतना किराया हो गया है, तो वो होता है सर्कुटस यानी गोल मोल, घुमावदार या अप्रत्यक्ष रास्ता। तो उन्होंने जितने में टैक्सी की थी उससे अधिक पैसे देने पड़े, क्योंकि वह गोल मोल या घुमावदार या अप्रत्यक्ष रास्ते से लेकर आया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है? गोल आकार का, रूट के लिए कम उपयुक्त। सर्कुलर यानी गोल आकार होता है, लेकिन रूट के लिए कम उपयुक्त होता है। और देखो सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? सीमित या संकुचित होता है। सर्कुमेट या टालना या चकमा देना वर्ब है, नाउन नहीं है। ये भी याद रखा करो आप कि कहाँ नाउन आनी है, कहाँ वर्ब आनी है। उससे भी एक ऑप्शन तो कट ही जाएगा कि नाउन का प्रयोग करेंगे या वर्ब का प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ देखना टैक्सी वाले में रुपये ज़्यादा देने पड़े, उसमें अर्थ क्या निकल रहा है? सर्कुटस यानी गोल मोल, घुमावदार या अप्रत्यक्ष रास्ता। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ए नोटबुक। मैं कहाँ गया? एक स्टोर गया एक नोटबुक खरीदने के लिए। तो हमने पढ़ा था स्टेशनरी बुक जाते हैं ना अपन बुक खरीदने के लिए, तो स्टेशनरी में क्या आता है? ई वाला आता है। तो ई वाला कौन सी में है? पहले में। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेशनरी स्टोर। देखो स्टेशनरी विद ई जिसका अर्थ होता है लेखन सामग्री, जैसे कागज़, पेन, नोटबुक आदि। और स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर, जो हिलता नहीं। ए वाले का अर्थ है स्थिर, ए वाले का अर्थ था स्थिर, ई वाले का था स्टेशनरी। तो स्टेशनरी आना था, आई वेंट टू द स्टेशनरी स्टोर टू बाई ए नोटबुक। लेखन सामग्री की बात थी तो ई वाला आना था, तो स्टेशनरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ऑफ द ड्रेस लेड टू मिसफिट। यानी ड्रेस की क्यों अनफिट हो गई, क्यों नहीं हो गई? यानी कोई ड्रेस लेके आए थे वो सिकुड़ गई है मान लो, तो इसमें देखो श्रिंक दे रखा है। श्रिंक यानी सिकुड़ना, यानी कोई ड्रेस थी वो सिकुड़ चुकी है, उसके कारण अनफिट हो गई है, तो श्रिंक का
तो देखो इसमें यही शब्द है श्रिंकनेस, श्रिंकफुल, श्रिंकफूड, श्रिंकेज। तो कौन सा श्रिंक के साथ सिकुड़ने के अर्थ में सही होता है वो हमें लगाना था। तो ये होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज यानी सिकुड़ना। द श्रिंकेज ऑफ द ड्रेस लेड टू द मिसफिट। ड्रेस सिकुड़ने के कारण अनफिट हो गई है, तो इसका होता है श्रिंकेज। याद रखना श्रिंकेज क्या होता है। श्रिंकेज श्रिंकनेस नहीं होता, श्रिंकफुल नहीं होता, श्रिंकफुड हुड नहीं होता, उसका होता है श्रिंकेज। क्वेश्चन नंबर 22 है आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट। ध्यान से पढ़ना। आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, आई हियर्ड इट वाज ए गुड परफॉर्मेंस। आई विश वाले वाक्य हैं कि मैं कल का रात का शो देख पाता, मैंने सुना है कि गुड परफॉर्मेंस दी होगी। यानी इसमें देखो क्वाइट यानी चुप का अर्थ है यहाँ निकल नहीं रहा। QUIT क्विट यानी होता है छोड़ देना। नन तो आना वैसे नहीं है। अब देखो QU, अच्छा एक मिनट देखना आप दोबारा। ये देखो QUIT क्विट इन तो ये होता है क्वाइट यानी तो चुप। यो QUIT क्वाइट यानी क्या होता है काफ़ी होता है। ये उल्टा बोल दिया था। अब इसमें ध्यान से देख लेना। ये क्या था कि आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, मैंने काश मैं कल का शो देख पाता, मैंने सुना है इट वाज ए गुड परफॉर्मेंस यानी काफ़ी गुड परफॉर्मेंस रही होगी। तो काफ़ी वाला था देखो। क्विट यानी तो छोड़ देना होता है, आना नहीं था। ये क्वाइट यानी शांत या चुप होता है, ये भी नहीं आना था। क्वाइट यानी काइट QUITE, टी के बाद में जो ई आएगी उसका अर्थ होता है बहुत या काफ़ी। तो परफॉर्मेंस कहती थी बहुत ही अच्छी थी, तो QUITE आना था। तो क्वाइट यानी बहुत या काफ़ी। ऑप्शन नंबर सी सही था। याद रखना क्वाइट यानी शांत, क्विट यानी छोड़ देना, और क्वाइट यानी QUIT काइट यानी काफ़ी या बहुत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सी इज फॉर द जॉब, वह उस जॉब के लिए एलिजिबल है। इजी क्वेश्चन था, आपको देखना था कौन सा सही है इसमें। अब आप इसमें देखना एलिजिबल, व ऑप्शन एलिजिबल यानी तो होता है पात्र, वह इस जॉब के लिए पात्र है। एलिजिबल ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी तो सही आंसर। बाकी देखो इलीगल, ये देखो इलीगल यानी क्या होता है। इलीगल यानी होता है अवैध। ये देखो लेजिबल, लेजिबल यानी होता है पढ़ने योग्य। इलेजिबल यानी होता है अपढ़ने योग्य या अपठनीय। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, एक बार देख लेना। देखो लेजिबल, लेजिबल क्या होता है पढ़ने योग्य, हैंडराइटिंग की बात की जाती है तब आता है लेजिबल। और इलेजिबल क्या होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा न जा सके। एक था इलीगल, इलीगल था अवैध, और इलिजिबल, इलिजिबल था योग्य या पात्र। तो सी इज इलिजिबल फॉर द जॉब, वह इस जॉब के लिए पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था माई पेरेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947, यानी 1947 की लड़ाई में एक देश वाले दूसरे देश में, दूसरे देश वाले दूसरे देश में एक दूसरे को देश छोड़कर जाना पड़ा था। यानी देश छोड़ने वाले अर्थ में लिया जा रहा है कि माई पेरेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947, यानी देश छोड़ने के अर्थ में था। तो हमने पढ़ा था इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड ऑप्शन नंबर ए सही है। इमिग्रेटेड आता है देश छोड़ने के अर्थ में, डबल एम वाला आता है देश में आने के लिए। देखो इमिग्रेटेड किसी देश से बाहर जाना, दे इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, देश से बाहर यानी देश छोड़ने के अर्थ में इमिग्रेटेड। अब देखो इमिग्रेटेड किसी देश में आना, दे इमिग्रेटेड टू इंडिया, वे कहाँ आए, इंडिया के अंदर आए, इसलिए आ गया इसमें डबल एम वाला। ये दोनों तो आप इनको भी देख लो। एक्साइल्ड, ये जो एक्साइल्ड है ये होता है जबरन देश निकाला। एक्साइल्ड होता है जबरन देश निकाला, यानी जबरन देश से निकाल देना, वो कहलाता है एक्साइल्ड। ये तो अलग अर्थ है। माइग्रेटेड, माइग्रेटेड होता है सामान्य रूप से स्थान परिवर्तन, माइग्रेटेड सामान्य रूप से स्थान माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तो होता है माइग्रेशन, तो सामान्य रूप से स्थान परिवर्तन। एक्साइल्ड यानी जबरन देश से निकालना। बात थी इमिग्रेटेड और इमिग्रेटेड, ये होता है देश में आना, और इमिग्रेटेड होता है देश को छोड़ना। तो माई पेरेंट्स इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है सी हैज़ गिवन हर टू द प्रपोजल, यानी उसने प्रपोजल के लिए अपनी सहमति दे दी। तो सहमति वाला कौन सा एसेंट था इसमें, तो सहमति वाला था ऑप्शन नंबर बी ASSENT, एसेंट यानी होता है सहमति, उसने प्रपोजल के लिए सहमति दे दी। देख लो ASSENT एसेंट यानी स्वीकृति या सहमति। एक्सेंट, एक्सेंट होता है उच्चारण का तरीका। ये एसेंट यानी ऊपर चढ़ना, आरोहण, और
एडजेस्टेंट होता है सटा हुआ या पास में, एडजेस्टेंट यानी होता है सटा हुआ या पास में। देखो असेंट यानी तो होता है स्वीकृति या सहमति, एक्सेंट होता है उच्चारण का तरीका, असेंट यानी ऊपर चढ़ना या आरोहण, और असेंट होता है सटा हुआ या पास में। तो यहाँ सी हैज़ गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल, तो यहाँ क्या था, उसने प्रपोजल के लिए अपनी सहमति दे दी, तो असेंट ASSENT। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था द इज फिल्ड विज वाटर, उसने वाटर की क्या भरी, बोतल भरी होगी या बाल्टी भरी होगी। तो पेल वाला शब्द भी इंपॉर्टेंट होता है, तो पेल वाला आ चुका है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ही पेल इज फिल्ड विद वाटर, उसने पानी की बाल्टी भरी। PAIL, पेल यानी होता है बाल्टी। देखो PAIL, पेल यानी बाल्टी। PALE, पेल यानी फीका या मुरझाया हुआ रंग। PALL, पैल यानी होता है आवरण या उदासी का माहौल। और PAL, पैल यानी होता है दोस्त या मित्र। चारों याद रखना। PAIL, पेल यानी बाल्टी। PALE, पेल यानी फीका या मुरझाया हुआ रंग। PALL, आवरण या उदासी का माहौल। और PAL, दोस्त या मित्र। तो यहाँ क्या बाल्टी के अर्थ में लिया जा रहा था, द पेल इज फिल्ड विद वाटर, यानी बाल्टी भरने की बात थी। तो आ गया PAIL, पेल यानी बाल्टी। PALE यानी फीका या मुरझाया हुआ रंग। PALL होता है आवरण या उदासी का माहौल। और PAL होता है दोस्त या मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द गवर्नमेंट कन्फर्म द फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, तो गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया कॉलेज बिल्डिंग के लिए कोई जगह कन्फर्म की होगी। तो इसमें जगह का कौन सा है, साइट। साइट यानी क्या होता है, स्थान या जगह। द गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया इस जगह को फॉर द कॉलेज बिल्डिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। साइट यानी दृश्य होता है। CIT ही उल्लेख करना। स्लाइट, स्लाइट यानी होता है थोड़ा या अपमान करना। देखो साइट यानी स्थान या जगह, साइट यानी दृश्य देखने की क्रिया, साइट यानी हवाला देना, उल्लेख करना, स्लाइट यानी थोड़ा या अपमान करना। यहाँ उल्लेख करने की कोई बात नहीं थी, यहाँ जगह की बात थी कॉलेज बिल्डिंग के लिए। तो इसमें ऑप्शन था सी, साइट यानी स्थान या जगह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 था सी इनवाइटेड एवरीवन टॉम, उसने सबको इनवाइट किया सिर्फ एक को छोड़कर, यानी टॉम को छोड़कर। एक्सेप्ट वाला आ गया है। देखो एक्सेप्ट यानी तो होता है स्वीकार करना, यहाँ स्वीकार करने का अर्थ कोई नहीं था, एक्सेप्ट यानी छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी सही है। सी इनवाइटेड एवरीवन, उसने सबको इनवाइट किया एक्सेप्ट टॉम, सिर्फ टॉम को छोड़कर। तो एक्सेप्ट यानी होता है छोड़कर, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। एक्सपेक्ट, ये देखो एक्सपेक्ट, ऑप्शन नंबर एक्सपेक्ट यानी होता है आशा करना, ये है एक्सेप्ट, वह होता है एक्सपेक्ट यानी आशा करना। और एक्सेप्टेड यानी होता है स्वीकार किया गया, ये तो इसी का पास्ट टेंस है और वह तो सेम है। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया गया पास्ट टेंस है, ये दोनों तो वैसे कट गए। बात थी एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी होता है छोड़कर और एक्सपेक्ट यानी होता है आशा करना। तो सी इनवाइटेड एवरीवन, उसने सबको इनवाइट किया एक्सेप्ट टॉम, सिर्फ टॉम को छोड़कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है डू नॉट या डोंट ओवर द पास्ट, डू नॉट या डोंट ओवर द पास्ट, यानी ये एक कहावत भी है। डू नॉट ओवर द पास्ट यानी अतीत पर दुखी नहीं होना चाहिए, अतीत पर ध्यान न दें, अतीत पर दुखी मत हो। तो डू नॉट वेल ओवर द पास्ट, डायरेक्ट याद रखना, डोंट वेल ओवर द पास्ट। देखो वेल एक वर्ब है, आंसू बहाना, भावुक होना, दुख प्रकट करना। डू नॉट वेल ओवर द पास्ट यानी अतीत पर दुखी मत हो, भावुक मत हो, अतीत पर ध्यान न दें। अब देखो वेट यानी तो था प्रतीक्षा करना, VEIL वेल था पर्दा डालना या छुपाना। और वेले, वेले था यानी काठी होती है, वेले यानी क्या होता है, काठी। तो इसमें डू नॉट वेल ओवर द पास्ट, WELL यानी अतीत पर दुखी मत हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 था व्हेन ए किंग डाइज, जब एक राजा मरा, हिज सन इज द टू द थ्रोन यानी सिंहासन, तब उसका बेटा सिंहासन पर बैठा, या क्या इसका अर्थ निकल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एयर, हियर, एयर, एयर कौन सा आना है इसके बारे में आपको बताना है। तो अब देखो एयर यानी क्या होती है, हवा होती है, ये ऑप्शन तो कट गया। देखो हेयर यानी क्या होते हैं, बाल होते हैं, ये भी कट गया। अब एक बच गया हियर, एक बच गया एयर। हियर यानी होता है सुनना,
हीर यानी होता है सुनना, ये भी कट गया क्योंकि हीर यानी सुनना एक वर्ब है। अब देखो इसको क्या पढ़ते हैं, हमने आर्टिकल पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसके पीछे कौन सा आर्टिकल लगेगा। इसके पीछे आर्टिकल लगता है एन, क्योंकि इसमें एच क्या है, साइलेंट है, इसमें एन की एक ही ध्वनि आ रही है। एयर, एयर, ये HEIR में एच साइलेंट है। एयर, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यानी वेन ए किंग डाई, जब राजा मरा, हिज सन टू द हेयर टू द थ्रोन, तो वह उस सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। तो देख लो, एयर यानी हवा थी, हीर यानी सुनना था, हेयर यानी बाल थे, ये शब्द याद रखना। HEIR, एयर यानी उत्तराधिकारी, इसमें स्वर की ध्वनि आ रही है, इसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, द इंफॉर्मेशन वाज सो दैट नो वन न्यू बट एक्चुअली हैपेंड, यानी द इंफॉर्मेशन वाले यानी सूचना को क्या कर दिया गया कि ताकि किसी को पता ही नहीं चले, सो दैट नो वन न्यू वट एक्चुअली हैपेंड, कि सूचना को क्या कर दिया गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो सूचना थी उसको छुपा दिया गया, तब पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंसर्ड। क्या होता है, सेंसर्ड होता है। देखो सेंसर्ड यानी होता है छांटना या हटाना या छुपाना भी हो सकता है। तो विशेषकर मीडिया या सूचना से आपत्तिजनक या संवेदनशील भाग, इसके लिए यूज होता है सेंसर्ड। तो द इंफॉर्मेशन वार सेंसर्ड सो दैट नो वन न्यू दैट एक्चुअली हैपेंड, यानी सूचना को हटा दिया गया तो पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो सेंसर्ड सही था। देखो द न्यूज़ रिपोर्ट वाज हैवीली सेंसर्ड, कि द न्यूज़ रिपोर्ट है वाज हैवीली सेंसर्ड। ये देखो CENSURED, सेंसर्ड क्या होता है, निंदा करना या आलोचना करना। द मिनिस्टर वाज सेंसर्ड फॉर मिसकंडक्ट, मिनिस्टर ने मिसकंडक्ट यानी दुर्व्यवहार के लिए आलोचना की। सेंसर्ड ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया था। और इंश्योर तो वही था, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। देखो द इंश्योर दैट एवरीवन वाज सेफ, ये सुनिश्चित करना है कि सभी सेफ हैं। तो इंश्योर का तो यहाँ कोई अर्थ नहीं था। ये सेंसर्ड, ये कोई शब्द नहीं होता है। दो थे, सी से स्टार्ट होने वाले शब्द थे, पहला सेंसर्ड, दूसरा भी सेंसर्ड, लेकिन इसमें ओ वाला था, इसमें यू वाला था। तो इसमें देखो यू वाले में देखो सेंसर्ड यानी होता है निंदा करना या आलोचना करना। द मिनिस्टर वाज सेंसर्ड फॉर मिसकंडक्ट, लेकिन जो न्यूज़पेपर के संबंध में जो भी सूचना आती है उसमें आपका जब यूज होता है सेंसर्ड, CENSORD, सेंसर्ड यानी होता है छांटना या हटाना, विशेषकर मीडिया या सूचना से आपत्तिजनक या संवेदनशील भाग को हटाना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, आज का लास्ट क्वेश्चन देखना। ही गैव ए लॉट ऑफ गुड, अब अपना एडवाइस और एडवाइस वाला पर्सन आ चुका है। तो देखो इसमें क्या आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे काट दो आप। अब देखो एक तो एडवाइस है, एक एडवाइस है। ही गेव, उसने दी, ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस, उसने गेव, देखो इसमें वर्ब तो पहले ही आ चुकी है, तो आपको यही पता चल चुका होगा कि वर्ब तो आनी नहीं है, इसमें नाउन आना है। गुड, वैसे भी गुड क्या है, एडजेक्टिव आ रखा है, एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद में नाउन आना है। तो नाउन तो क्या होती है, सी वाला। एडवाइस क्या होती है, नाउन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। एक बार देख लो, एडवाइस यानी क्या होता है, सलाह या नाउन होता है। एडवाइस क्या होती है, सलाह देना, एक वर्ब होती है। जैसे आई एडवाइज यू टू स्टडी, इसमें देखो वर्ब का उपयोग हुआ है। गुड एडवाइस, सम एडवाइस, यानी एडवाइस के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लगे हुए मिल सकते हैं आपको। तो गुड एडवाइस, सम एडवाइस, ये एक सलाह है, नाउन है। तो एडवाइस यानी सलाह है जो नाउन का काम करती है। एडवाइस यानी सलाह देना एक वर्ब का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है और आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का जो लेवल है उसमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। हमने जो शुरू में जो वर्ब की थी सारी, या हमने जिन वर्ड की बात की थी शुरू में, उन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वो शुरू वाले जितने भी वर्ड थे 5-6 स्लाइड, वो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये 32 क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं, आपको इनको भी याद रखना है वैसे के वैसा। इससे आपको इस चैप्टर को समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हमें किस प्रकार उनके जवाब देने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अपने परिभाषिक शब्दावली की। देखो पहला है इलेक्टोरल। इलेक्टोरल होता है निर्वाचक सूची। एलिजिबल होता है पात्र।
इलिमिनेट होता है निकाल देना, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इंडोर्स यानी पृष्ठांकन, इन्फोर्समेंट यानी होता है परिवर्तन, इनरोलमेंट होता है नामांकन, इवेल्युएशन यानी होता है मूल्यांकन, एक्सेज यानी होता है अधिकता या आधिक्य, एक्सक्लूसिव होता है अनन्य या एकांतिक, एक्सक्लूजन होता है व्याख्यात्मक या विवरणात्मक, फेयर कॉपी होती है स्वच्छ प्रति, फेवरेबल होता है अनुकूल, फाइनेंस होता है वित्त और फिस्कल होता है राजस्व संबंधी। दोबारा देख लो, इलेक्टोरल होता है निर्वाचक सूची, एलिजिबल यानी पात्र, एलिमिनेट यानी निकाल देना, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इंडोर्स यानी पृष्ठांकन, इन्फोर्समेंट यानी परिवर्तन, इनरोलमेंट यानी नामांकन, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, एक्सेस यानी अधिकता या आधिक्य, एक्सक्लूसिव यानी अनन्य या एकांतिक, एक्सक्लूजन यानी वाक्यात्मक या विवरणात्मक, फेयर कॉपी होता है स्वच्छ प्रति, फेवरेबल यानी होता है अनुकूल, फाइनेंस यानी होता है वित्त और फिस्कल होता है राजस्व संबंधी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन होता है स्थिरीकरण, फिक्स डिपॉजिट होता है सावधि जमा, फॉलो अप एक्शन होता है अनुवर्ती कार्यवाही, फुट नोट होता है पाद टिप्पणी, फॉरेन अफेयर होता है विदेशी मामले, फॉरवर्डिंग नोट होता है अग्रेषण पत्र, फ्राइट यानी होता है भाड़ा, फ्रिक्वेंसी होता है बारंबारता, फंडामेंटल होता है मौलिक या आधारभूत, फर्चर एक्शन होता है अगली कार्यवाही। एक बार और देख लो, फिक्सेशन होता है स्थिरीकरण, फिक्स डिपॉजिट होता है सावधि जमा, फॉलो अप एक्शन होता है अनिवार्य कार्यवाही, फुट नोट होता है पाद टिप्पणी, फॉरेन अफेयर्स होता है विदेशी मामले, फॉरवर्डिंग नोट होता है अग्रेषण पत्र, फ्राइट यानी भाड़ा, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, फंडामेंटल या मौलिक या आधारभूत, फर्चर एक्शन होता है अगली कार्यवाही। इस प्रकार आज हमने बहुत सारे कन्फ्यूज वर्ड की बात की है, बहुत सारे तो हमने डायरेक्ट कन्फ्यूज वर्ड याद किए जो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा हम 32% किए, तो 32% में हर में 4 ऑप्शन थे। हमने सबको जानने का प्रयास किया और उनमें से मोस्ट 2 क्वेश्चन थे, हमने उनको अच्छे से समझने का प्रयास किया। आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इनको आपको याद कर लेना है। वैसे तो इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतने वर्ड बिल्कुल सही याद रहे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। आप 1-2 बार इस क्लास को देखोगे तो आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। वैसे भी हमने तो बहुत इजी भाषा में समझने का प्रयास किया है। हमारी लगभग 9-10 क्लासें हो चुकी हैं, 5-6 क्लास और आनी है हमारी, जिनमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच और पैसिव वॉइस, यानी 5 क्लासें हमारी लगभग और आने वाली है। 5 नहीं तो मान लो 1-2 और मान लो एक्स्ट्रा, यानी 6-7 क्लासें, यानी 15-16 क्लास में अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस 15-16 क्लास में आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और हमने इसके साथ सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, साथ में हमने थ्योरी भी करवा दी है, यानी सब कुछ हम साथ लेके चल रहे हैं। फिर भी हमारा 15-16 क्लास में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आप नो टेंशन होकर पढ़ते रहें। आपको इंग्लिश में कैसे नंबर दिलाने हैं ये मैंने सोच रखा है। जैसे ही सारी क्लासें पूरी होगी, इनका शॉर्ट रूप में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारी क्लासें, आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी भी हो चुकी है, लेकिन वर्ड भी इतने थे कि क्लास इतनी लंबी तो होनी ही थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताना। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही।